हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने मार्कोनिकॉफ एडिशन, मार्कोनिकॉफ रूल डिस्कस किया था और आज प्रेजेंट वाली क्लास में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन डिस्कस कर रहे हैं। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन को हम पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट भी कहते हैं। ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं हम। और एक एग्जांपल से समझते हैं कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। तो सबसे पहले तो मैं मार्कोनिकॉफ रूल को एक्सप्लेन कर दूं कि मार्कोनिकॉफ रूल कब एप्लीकेबल है। मार्कोनिकॉफ रूल तब एप्लीकेबल है जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स जो होती है उस पर कोई भी अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है। अनसिमेट्रिकल रिएक्टिंग मॉलिक्यूल होता है, जैसे HBr, H और Br दो अलग अलग पार्ट है। अब हमने मार्कोनिकॉफ रूल में ये डिस्कस किया था कि व्हेन एडिशन ऑफ एनी reacting molecule to unsymmetrical unsaturated hydrocarbon, in this case negative part of reagent bonded to that unsaturated carbon which have less number of hydrogen atom। तो यहां पर 1 और 2 unsaturated कार्बन है, यानी 1 और 2 sp2 कार्बन है, 1 और 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है, तो 1 और 2 या अनसेचुरेटेड कार्बन है। तो 1 और 2 में किस कार्बन पर नेगेटिव पार्ट HBr का Br माइनस ऐड होगा, तो हम बोलेंगे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वो सेकंड वाले कार्बन पर ऐड होगा, क्योंकि सेकंड वाले कार्बन पर 1H है और फर्स्ट वाले कार्बन पे 2H। तो इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है CH3CH Br CH3। It is 2-bromopropane and it is called Markovnikov एडिशन। तो ये हमारा मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ। पर अब यही रिएक्शन जब हम HBr का ये रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करते हैं, तो उस केस में ये जो ब्रोमीन रेडिकल है, ये ब्रोमीन एटम जो है फर्स्ट कार्बन पर आकर बॉन्ड बनाता है, यानी एंटी हो गया। देखो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग तो क्या है, नेगेटिव पार्ट बॉन्डेड टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग क्या हुआ, यहां पर जो ब्रोमीन रेडिकल है वो कहां आकर जुड़ रहा है, उस कार्बन पे जुड़ रहा है, उस अनसैचुरेटेड कार्बन पे जुड़ रहा है जिस अनसैचुरेटेड कार्बन पर नंबर ऑफ H एटम ज्यादा है, यानी नंबर ऑफ H एटम इस अनसैचुरेटेड कार्बन पे 2 है और ये 1 है। ये थर्ड कार्बन अनसैचुरेटेड कार्बन नहीं है, ये sp3 कार्बन है। ये दोनों जो 1 और 2 sp2 कार्बन है, हमको इसके बारे में ही डिस्कशन करना है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप तो ये रहा, पाई बॉन्ड यहां पर है। तो अब इस केस के अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 1-ब्रोमोप्रोपेन। इस केस में जो बन रहा है 1-ब्रोमोप्रोपेन एंड इट इज कॉल्ड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जो केवल HBr और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही होती है। मैं यहां HCl ले सकता हूं? नहीं, HF, HCl, वाटर, HI ऐसा कुछ दूसरा नहीं लेंगे हम, ठीक है ना। ये केवल एक स्पेसिफिक रिएक्शन है जो HBr से ही होती है और वो भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो ऐसा क्यों होता है, तो मैं इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्योंकि इसका मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है। तो मैं एंटी मार्कोनिकॉफ को सबसे पहले तो मैंने क्लियर किया कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कब एप्लीकेबल होगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल तब एप्लीकेबल होगा जब HBr दे रखा हो और पेरोक्साइड दे रखा हो, यानी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। जैसे अगर आपको एग्जाम में एक एग्जांपल और दे देता हूं, अगर आपको जैसे ये आया रिएक्शन CH3CH2 और इसका रिएक्शन HBr से आ गया, तो आप सिंपल मार्कोनिकॉफ रूल लगाओगे और ये जो ब्रोमीन है, ये जो ब्रोमीन एटम है वो इस सेंटर वाले कार्बन पर आ जाएगा, क्यों, ठीक है, ये हम जानते हैं। पर अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया, एरो पे आपका लिखा हुआ आ गया पेरोक्साइड, ठीक है, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये ब्रोमीन यहां आएगा, न कि यहां आएगा, और जो प्रोडक्ट बन जाएगा और H एटम जो आ जाएगा वो यहां आ जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। है ये एडिशन रिएक्शन ही, क्योंकि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक इनटू 2
सिग्मा, तो ये हो गया 2 मिथाइल, ठीक है। तो ये हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ है। दिस इज एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, तभी जब पेरोक्साइड लिखा हुआ हो। तो अब ऐसा क्या हो जाता है, पेरोक्साइड क्या, तो देखते हैं हम। तो इसका कंसेप्ट क्लियर करता हूं, इसका मैकेनिज्म क्लियर करता हूं, ऐसा क्यों होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम जो पेरोक्साइड लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड हम ले रहे हैं C6H5। एक मिनट मैं क्लियर कर रहा हूं, पहले प्रोडक्ट लिख लूं, मैं रिएक्शन लिख लूं। CH2Br, ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन है, और किसकी प्रेजेंस में है ये, बेंजोइल पेरोक्साइड C6H5 C डबल बॉन्ड C होल ट्वाइस। मैं क्लियर कर रहा हूं, इट इज कॉल्ड बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है, जो इसका फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप में ये बेंजोइल पेरोक्साइड है C6H5 CO, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बेंजोइल पेरोक्साइड, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बेंजोइल पेरोक्साइड। और ये जो बॉन्ड है हमारा, ये OO बॉन्ड जो है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेरोक्साइड बॉन्ड, इट इज कॉल्ड पेरोक्साइड बॉन्ड। पेरोक्साइड बॉन्ड क्या होता है, जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, जैसे H2O2 तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो OO बॉन्ड हो गया। तो यहां पर भी देखो ये OO बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरह से एल्काइल पेरोक्साइड, ये एल्काइल पेरोक्साइड, ये, तो ये पेरोक्साइड हो गया, ठीक है। अब यहां पर ये बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया। तो यहां पर क्या होता है, ये होमोलिटिक क्लीवेज होता है। मैंने आपको बता रखा है GOC के अंदर कि बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरह से होती है, एक तो होमोलिटिक क्लीवेज और दूसरा हेटेरोलिटिक क्लीवेज। तो यहां पर क्या होता है, जब बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, तो जब हम इसको हीट करते हैं रिएक्शन को तो क्या हो जाएगा, बेंजोइल पेरोक्साइड में होमोलिटिक क्लीवेज होके और दो फ्री रेडिकल बन जाएंगे, बेंजोइल फ्री रेडिकल बन जाएगा। C6H5, दिस इज C6H5 C डबल बॉन्ड O डॉट, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल बन गया बेटा, ठीक है। अब अगर मैंने ये 1 मोल लिया है तो ये 2 मोल बन जाएंगे, और अगर मैंने इसको हाफ मोल ले रखा है, हाफ मोल ले रखा है तो ये 1 मोल बन जाएगा, क्योंकि हाफ मोल का मतलब भी कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाय 2, इतने सारे मॉलिक्यूल है। तो ये 1 मोल, ये अगर हाफ मोल बेंजोइल पेरोक्साइड ले रखा है, तो जब हम हीट करते हैं तो होमोलिटिक क्लीवेज होता है, और होमोलिटिक क्लीवेज से ये हमारे पास फ्री रेडिकल मिला, क्योंकि होमोलिटिक क्लीवेज से जो रेडिकल मिलते हैं उनको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं, कोई चार्ज नहीं आता, न्यूट्रल स्पीशीज बनती है। अब होता यहां पर यह है कि यहां पर ये जो यहां पर वापस फर्दर होमोलिटिक क्लीवेज होता है, और ये C6H5 फिनाइल रेडिकल प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। यानी बेंजोइल पेरोक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड में जहां पेरोक्सी बॉन्ड है, पेरोक्सी बॉन्ड पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है। पेरोक्सी बॉन्ड पर ये जो बॉन्ड पेयर है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर ट्रांसफर होता है, और बॉन्ड ब्रेक होके और C6H5 C डबल बॉन्ड O डॉट, यानी C6H5 C डबल बॉन्ड O और O पर ये जो डॉट है, ये इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, इस वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बता रहा है, और ये अनस्टेबल है, और ये अनस्टेबल है, तो ये वापस C6H5 फिनाइल रेडिकल और CO2 में
कन्वर्ट हो जाता है। अब होता क्या है सेकंड स्टेप में, अब जो ये फिनाइल रेडिकल है बेटा, अब जो ये फिनाइल रेडिकल है, ये फिनाइल रेडिकल इट इज कॉल्ड फिनाइल रेडिकल, ये HBr से रिएक्शन करता है। अब यहां कोई पोलर सॉल्वेंट नहीं है, यहां पर क्या नहीं है बेटा, कोई पोलर सॉल्वेंट नहीं है, तो पोलर सॉल्वेंट ना होने की वजह से HBr आयोनाइज नहीं होता है, HBr आयोनाइज नहीं होता है, और ये फिनाइल रेडिकल जो है वो HBr से रिएक्ट करता है और C6 ये तो बन जाता है C6H6, यहां पर तो ये क्या बन गया C6H6 बेंजीन बन जाता है और ब्रोमीन रेडिकल फ्री हो जाता है, ब्रोमीन रेडिकल फ्री हो जाता है। तो आप देखो यहां पर वापस होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, यानी ये फ्री रेडिकल एडिशन है, होमोलिटिक एडिशन है, होमोलिटिक क्लीवेज से होने वाला एडिशन है, आयनिक मैकेनिज्म नहीं है। आयनिक में जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था HCl का HBr का जो एडिशन था वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, और उस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में E+ अटैक कर रहा था, इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन बन रहा था, यानी वो हेटेरोलिटिक क्लीवेज वाला मैकेनिज्म था, ठीक है। आयनिक मैकेनिज्म था मार्कोनिकॉफ वाला, जबकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूट होमोलिटिक क्लीवेज वाला मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ठीक है। तो अब ये ब्रोमीन रेडिकल बन गया। अब यहां पर ये जैसे ब्रोमीन रेडिकल बन गया, तो ये ब्रोमीन रेडिकल, अब ये ब्रोमीन रेडिकल वापस रिएक्ट करेगा। अब ये वाला ब्रोमीन रेडिकल जो है वो प्रोपीन पे अटैक करेगा, और प्रोपीन पे अटैक करके वापस यहां पर दो पॉसिबिलिटीज बनाएगा। नंबर 1, अब ब्रोमीन रेडिकल है तो यहां पर वापस ये जो पाई बॉन्ड है इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा इसके अटैक होने से, ठीक है। तो ये दो तरह से जुड़ सकता है, CH3CH CH2Br या फिर CH3CHBr CH2 सॉरी। अब अगर ये ब्रोमीन रेडिकल सेंटर वाले कार्बन पे जुड़ेगा तो प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा, टर्मिनल वाले कार्बन पे जुड़ेगा ब्रोमीन रेडिकल तो क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल। ये एक बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं कि जो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइंस के होते हैं वही स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बन फ्री रेडिकल के होते हैं। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बोकेटाइंस के होते हैं वही कार्बन फ्री रेडिकल के होते हैं। जैसे प्राइमरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटाइन, इसी तरह से प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल, सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल से ज्यादा स्टेबल टर्शियरी कार्बन फ्री रेडिकल। तो यहां पर ये बन गया हमारा प्राइमरी कार्बन फ्री रेडिकल, और मैंने अभी लास्ट क्लास में बताया आपको, और यह हो गया हमारा, ये प्राइमरी ऊपर नहीं है बेटा, ऊपर सेकेंडरी है, तो ऊपर बन गया हमारा सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल और नीचे बना हुआ है 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, यानी ये सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, बीच में है। तो मैंने क्या कहा, आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी, जो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटीज के ऑर्डर होते हैं वही कार्बन फ्री रेडिकल के होते हैं। तो कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइंस इनके जो स्टेबिलिटी ऑर्डर्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो ये मोर स्टेबल है, तो मैंने क्या कहा, जो मोर स्टेबल है वो बनेगा, तो ये मिटा दिया। क्यों मिटा दिया? क्योंकि बनेगा ही नहीं। जब ये बनेगा ही नहीं तो मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ठीक है। और मोर स्टेबल स्पीशीज इंटरमीडिएट ही बनती है। अगर जैसे यहां ब्रोमीन रेडिकल अटैक करके एक तो सेकेंडरी कार्बन फ्री रेडिकल बना सकता है और एक प्राइमरी, तो इस केस में वो ज्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, H+ अटैक करके प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी बना सकता था, सेकेंडरी भी बना सकता था, तो वो सेकेंडरी बनाएगा क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर ये बनने की वजह से अब वापस ये HBr पे रिएक्ट करेगा, और HBr से जब रिएक्ट करेगा
तो H इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br और वापस ब्रोमीन रेडिकल अलग हो जाएगा। अब ये ब्रोमीन रेडिकल वापस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो अब ये ब्रोमीन रेडिकल वापस क्या करेगा, नए प्रोपीन मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, उस पर अटैक करेगा और ये रिएक्शन चेन कंटिन्यूअस हो गई। तो थर्ड स्टेप हो गई चेन कंटिन्यूअस स्टेप, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि प्रोपीन या ब्रोमीन रेडिकल खत्म ना हो जाए। अब ये ब्रोमीन रेडिकल वापस नए प्रोपीन मॉलिक्यूल को पकड़ेगा, नए प्रोपीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा और फिर वापस ये स्टेप रिपीट करेगा। तो ये स्टेप बार बार रिपीट होती रहती है। तो ये जो मैकेनिज्म है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए है। अब यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि HF ये रिएक्शन नहीं देता है। हाँ, ये रिएक्शन HF नहीं देगा। रीजन क्या है? HF इसीलिए नहीं देगा क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से HF पर होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक दोनों तरह के क्लीवेज नॉर्मल कंडीशन में नहीं होते, नंबर 1। अब क्वेश्चन ये है कि HCl क्यों नहीं देता है? अब क्वेश्चन ये होगा कि ये पेरोक्साइड इफेक्ट न तो HCl HBr बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए, क्या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इस ये देगा? नहीं देगा। ये देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि HCl एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो HCl मॉलिक्यूल में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से वो होमोलाइटिक क्लीवेज देता ही नहीं है, डायरेक्टली हेटेरोलिटिक क्लीवेज दे देता है। क्योंकि फजांस रूल के अकॉर्डिंग HF HCl HBr HI इनऑर्डिक के अंदर केमिकल बॉन्डिंग में मैंने फजांस रूल आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो HF HCl HBr HI, तो HF तो नहीं देगा, ये समझ में आ गया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वजह से। HCl जो है उसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो यू चल रहे हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, यू चल रहे हैं तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। यानी HCl में कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, उससे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कोवेलेंट नेचर HBr की है और सबसे ज्यादा कोवेलेंट नेचर HI की है। तो अब क्वेश्चन ये है कि HCl क्यों नहीं देगा? तो रीजन ये लिखेंगे कि HCl में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा डोमिनेट होने की वजह से वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है H+Cl-, इसीलिए HCl फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यानी होमोलिटिक क्लीवेज में एंटर नहीं करता है। ये रीजन लिखना है। इसमें मोर आयनिक कैरेक्टर है तो ये आयनाइज होकर H+ आयन दे देगा, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, आयनिक मैकेनिज्म देगा। तो ये तो गया। अब HBr और HI में फिर HI क्यों नहीं दे रहा है? HI भी नहीं देता है। तो HI इसलिए नहीं देता है कि HI अच्छा कोवेलेंट तो है और HI का जो बॉन्ड है वो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो वो आराम से फ्री रेडिकल तो बना लेगा। फ्री रेडिकल तो क्या हो जाएगा? बना लेगा। ये फ्री रेडिकल बना लिया होमोलिटिक क्लीवेज से। अब लेकिन ये आयोडाइड रेडिकल जो है वो इनएक्टिव रेडिकल है। आयोडाइड का साइज बहुत बड़ा है, उसकी एक्टिविटी बहुत कम है, इस वजह से आयोडीन रेडिकल का जो एल्कीन पे अटैक है वो सक्सेसफुल नहीं रहता है। जब आयोडीन रेडिकल एल्कीन पे अटैक करता है तो आयोडीन रेडिकल एल्कीन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो पाई बॉन्ड है उसके बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता है। तो इसलिए केवल HBr ही ये रिएक्शन देता है, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। बस खाली एक ही रिएक्शन है। और जो एनसीईआरटी बुक के अंदर मैकेनिज्म लिखा हुआ है वो वापस मैंने लिख दिया है बेटा, ये एनसीईआरटी से कॉपी किया हुआ है। ये बेंजोइल पेरोक्साइड है, होमोलिसिस हुआ, C6H5C डबल बॉन्ड हो, फ्री रेडिकल बना। मैंने ये 1 मोल लूंगा तो ये 2 मोल बन जाएगा, ये हाफ मोल लिया तो ये 1 मोल बन जाएगा। बस वो रिएक्शन को बैलेंस कर अलग तरीके से कर रखा है यहाँ। अब ये 2 फिनाइल रेडिकल बन गए और CO2 बन गए, ठीक है। ये C6H5C डबल बॉन्ड हो, ये फ्री रेडिकल बन गया। अब देखो फिनाइल रेडिकल HBr से रिएक्शन करके बेंजीन बना दिया और ब्रोमीन रेडिकल बना दिया। अब ये ब्रोमीन रेडिकल प्रोपीन से रिएक्शन करके 2 तरह के फ्री रेडिकल बना रहा है। ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है जो कि लेस स्टेबल है, और ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल है जो मोर स्टेबल है, इसलिए ये बनता है। अब ये यहाँ पर ये जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है ये फिर वापस HBr से रिएक्शन करके और 1 ब्रोमो प्रोपेन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनाता है। ये एनसीईआरटी का में जो लिखा हुआ है उसको यू का यू मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड वही आयनिक मैकेनिज्म से ही चलेगा, मतलब मार्कोनिकॉफ रूल से ही चलेगा। जो भी मैकेनिज्म आयनिक मैकेनिज्म है वो सारे के सारे मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो अप करेंगे। तो सल्फ्यूरिक एसिड ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही है, और इसमें हमको
सिंपल सी बात कहूं मैं कि H2SO4 जो है, H2SO4 जो है वो फर्स्ट स्टेप में कैसे आयोनाइज होगा, H प्लस एंड HSO4 माइनस, ठीक है, यानी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब यहां पर सीधा अगर मैं इसका रिएक्शन किसी भी एल्कीन पे करूंगा तो वो मार्कोनिकॉफ एडिशन के हिसाब से चलेगा। जैसे ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया और H2SO4 को रिएक्ट कराया, तो अब मैं सीधा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग चलूं, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करूं, क्योंकि आयनिक मैकेनिज्म मतलब मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तो हाइड्रोजन सल्फेट है, ये है डाई हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका दूसरा नाम हो गया डाई हाइड्रोजन सल्फेट, और ये हाइड्रोजन सल्फेट आयन, और ये H प्लस यहां आ जाएगा। और यहां पर ये क्या हो गया, यहां पर ये बन गया RCH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर ये आ जाएगा HSO4, ये वाला नेगेटिव आयन यहां आ जाएगा, और यहां पर ये H आ जाएगा, ठीक है। तो ये H है तो मैं सीधा CH3 लिखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा 1 2 पोजीशन पर हाइड्रोजन सल्फेट आ जाएगा, ठीक है। अब अगर सपोज करो R की वैल्यू CH3 है, तो ये CH पे 2 CH3 हो गए, तो इसका कॉमन नेम हो गया आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और 2, ठीक है, 2 हाइड्रोजन 2 प्रोपेन 2 हाइड्रोजन सल्फेट, प्रोपेन 2 हाइड्रोजन सल्फेट, 2 पोजीशन पर हाइड्रोजन सल्फेट है, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, प्रोपेन, और 2 पोजीशन पर क्या हाइड्रोजन सल्फेट, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा प्रोपेन 2 हाइड्रोजन सल्फेट। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है, और ये जब कोल्ड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है तब होगा, और मार्कोनिकॉफ एडिशन ही होगा। ये इतना रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि अब वाला बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन ऑफ वाटर। ये होता है डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। तो आपको जब भी डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में एल्कीन का रिएक्शन हो, तो ये दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन ऑफ वाटर, और दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। इसका हेडिंग हो जाएगा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। रिएजेंट हम लेंगे इसमें, रिएजेंट लेंगे हम इसमें डाइल्यूट H2SO4, रिएजेंट लेंगे डाइल्यूट H2SO4, और साथ में वार्म करते हैं, और बहुत बार मर्क्यूरिक आयन भी ले लेते हैं जो H2SO4 के आयनाइजेशन को फास्ट करता है, ठीक है। पर एनसीईआरटी बुक में मर्क्यूरिक आयन नहीं लिए हुए हैं, लेकिन अगर कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कोई रिफ्रेशन है, दूसरी बुक पढ़ रहे हो, तो Hg+2 लिया हुआ है, तो आपको उससे कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। नहीं, ये H2SO4 के आयनाइजेशन को फास्ट करता है, ठीक है। तो ये ले तो भी चलेगा और ये नहीं ले तो भी चलेगा, इसका रोल H2SO4 के लिए है, रिएक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। तो रिएक्शन, हाँ, H2SO4 का आयनाइजेशन फास्ट हो जाएगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, तो एक तरह से कैटलिस्ट की तरह कैटलिस्ट की तरह ये एक्ट कर रहा है। अब हम यहां पर क्या लिया हमने, एल्कीन। अब एल्कीन में क्या हो गया, डबल बॉन्ड है, और वाटर आयोनाइज होता है H प्लस और OH माइनस। H2O को मैं क्या लिख रहा हूं, HOH, और HOH को मैं आयोनाइज कर रहा हूं H प्लस एंड OH माइनस आयन, ठीक है। तो अब देखो हम यहां पर देखें तो ये डबल बॉन्ड, ये H प्लस और ये OH माइनस, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल, जैसे HBr था तो H यहां Br यहां, इसी तरह से वाटर है डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये CH2 की जगह CH3 हो गया, तो अब इसका प्रोडक्ट बन गया इथाइल एल्कोहल। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल वाला रिएक्शन भी है। अब यहां पर इसी तरह से अगर मैंने कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले लिया, RCH डबल बॉन्ड CH2 और वाटर ले लिया, बेसिकली वाटर नहीं दिया जाएगा आपको एग्जाम में, आपको सीधा एरो पे लिखा हुआ मिलेगा डाइल्यूट H2SO4। तो आप समझ जाना, हमको हाइड्रेशन करना है, एडिशन ऑफ वाटर करना है, और मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही करना है। एंटी मार्कोनिकॉफ को आप परेशान मत हो, वो केवल HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है, उसको अलग से रट के भी छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। मैकेनिज्म भी
इतना कभी नहीं पूछा गया है। खाली इतना ध्यान रखो, एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो फ्री रेडिकल है, बस ये। और बाकी सारी रिएक्शन वैसे आयनिक है और मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो अप करती है। अब जैसे H2O से रिएक्शन कराया तो H+ और OH-, तो यहां पर ये हो जाएगा मार्कोनिकॉफ एडिशन के अकॉर्डिंग 2 एल्केनॉल बन जाएगा। अगर R की वैल्यू CH3 है तो प्रोपेन 2-ऑल, और R की वैल्यू CH3CH2 है तो यहाँ CH3CH2 आ जाएगा और ब्यूटेन 2-ऑल बन जाएगा। तो ये हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने क्या कहा आपको एग्जाम में कैसे आएगा, एक और एग्जांपल दे देता हूं। जैसे सपोज करो आपको ये लिखा हुआ आ गया एग्जाम में, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर आप क्या करोगे, इस केस के अंदर आप डाइल्यूट H2SO4 और आपको एरो पे लिखा हुआ मिलेगा डाइल्यूट H2SO4, बस क्या लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में। और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होगा कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना है, हाइड्रेशन करना है, मतलब आपको अपनी तरफ से क्या लेना है, वाटर लेना है, और यहां वाटर लेकर और मार्कोनिकॉफ एडिशन कर लेंगे। नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट बॉन्डेड टू नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट बॉन्डेड टू लेस नंबर ऑफ H एटम, उस कार्बन पे जोड़ो नेगेटिव पार्ट एडिटिंग मॉलिक्यूल का, ये एडिटिंग मॉलिक्यूल है, ये रिएक्टिंग मॉलिक्यूल है, इसका नेगेटिव पार्ट इस अनसैचुरेटेड कार्बन पर आएगा, क्योंकि इस अनसैचुरेटेड कार्बन पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है। तो अब तो समझ में आ गया होगा। और ये बन गया हमारा CH3। और पेशेंस रखो बेटा, क्योंकि आप जो बच्चे बिगनर अभी 11th में हैं, 10th पास करके 10th मूविंग 11th स्टूडेंट है, यानी अब 10th पास करके 11th में आए हुए हैं। तो देखो 11th में थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ने में दिक्कत आती है, धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे पहले इनऑर्गेनिक स्टार्ट किया होगा आपने, तो एटम पीरियड, केमिकल बॉन्डिंग धीरे धीरे कन्वर्ट हुए। तो इसी तरह से यहाँ पर भी अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ है, एक नया ब्रांच स्टार्ट हुआ है। तो ये 11th में थोड़ा ऑर्गेनिक में दिक्कत आता है, लेकिन अगर इस परेशानी को फेस करोगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी नर्व्स को कंट्रोल करके इन सब चीजों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ोगे और छोटे मोटे डाउट को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ोगे, तो आप सक्सेस हो। क्योंकि ये जो चीजें आज थोड़ी कम समझ में आई, तो पता चलेगा जैसे जैसे हम चैप्टर की ग्रोथ होती जाएगी और एग्जांपल्स आते जाएंगे, क्वेश्चंस करते जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारे सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ भी बन जाएगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और हम धीरे धीरे कंफर्ट फील करेंगे। अचानक एक दिन में आप कंफर्ट फील करो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एक्टिवा सीख लो, आप स्कूटी सीख लो, आप कार चलाना सीखो, आप बाइक चलाना सीखो। तो जब आप इनिशियली सीखते हो तो पहले 10 दिन में थोड़ी कंफर्ट होते हो, कंफर्ट होते होते 6, 7, 8 महीने लग जाते हैं। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हो, और आप लोग यंग लोग तो 6, 7, 8 महीने में जब प्रैक्टिस करके ट्रेंड हो जाते हो तो स्टंट करने लग जाते हो। तो इसी तरह से क्यों स्टंट करने लग जाते हो, ठीक है, बाइक को फुल स्पीड से चलाओगे, स्कूटी को गर्ल्स बहुत स्पीड से चलाएगी, यूं लहराते हुए आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो क्या ये सब आपने जब सीखते वक्त ऐसा किया था क्या? नहीं किया था। तो इसी तरह से सब्जेक्ट को भी अगर आप टाइम दोगे, इंटरेस्ट के साथ सीखोगे, तो इसमें भी स्टंट करोगे, हाई फाई अच्छे क्वेश्चन भी सोल्व करने लग जाओगे आप। खैर देखो आगे, अब देखो ऑक्सीडेशन। अब एल्कीन का ऑक्सीडेशन KMnO4 से करते हैं हम, और पोटेशियम परमनेट से। अब ये 2 तरह का होता है, पहले मैं इसको डिस्कस कर लूं जो है। तो एल्कीन ऑन रिएक्शन विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमनेट। वैसे 1% एल्कलाइन सॉल्यूशन होता है, क्या होता है 1% एल्कलाइन, थोड़ा सा बेस भी मिला हुआ रहता है KMnO4 में। इसको हम बेयर्स रिएजेंट कहते हैं। तो बेयर्स रिएजेंट क्या है? बेयर्स बेसिकली यहाँ हम रिएक्शन कर रहे हैं बेयर्स रिएजेंट से। बेयर्स रिएजेंट क्या है? बेयर्स रिएजेंट है 1% एल्कलाइन। एल्कलाइन का मतलब बेसिक KMnO4 सॉल्यूशन, यानी 1% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। ये इसका सीधा कंसेप्ट है कि ये एक पाई बॉन्ड को तोड़कर और 2 OH लगा देता है। अब कुछ चीजें मैंने कहा ना हमको लर्न करनी पड़ेगी 11th लेवल पर। तो हमने यहाँ बेयर्स रिएजेंट लिया, मैंने एरो पे मैं BR लिख रहा हूं, BR का मतलब बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, जैसे बेयर्स रिएजेंट आया तो आप क्या करोगे, ये वाला जो पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, ये ब्लू वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे, और जिस 2 कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, उन्हीं दोनों कार्बन पे एक एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा,
और उन पे OH लगा दो तो डाइओल्स बन जाते हैं। अल्टीमेटली क्या बन जाते हैं? डाइओल्स। अब अगर मैं ये वैलेंसी मैंने HH से सेटिस्फाई की तो ये बन गया CH2OH CH2OH, ये बन गया मेरा ग्लाइकोल। दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ग्लाइकोल। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोल। CH2OH CH2OH नेमिंग में भी डिस्कस किया हुआ है मैंने ग्लाइकोल को। दिस इज द ग्लाइकोल। ठीक है। अब अगर मैंने यहां R ले रखा है तो यहां R आ जाएगा और इसको बोलेंगे एल्काइल ग्लाइकोल। अगर मैंने यहां पे भी R ले रखा है तो यहां R आ जाएगा, बस बाकी तो वही चलेगा। ठीक है। अगर मैंने यहां R ले रखा है तो ये वाला R, अब ये R CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। हमारे को केवल किससे मतलब है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। यहां R आ जाएगा तो ये टेट्रा एल्काइल ग्लाइकोल हो जाएगा, टेट्रा एल्काइल ग्लाइकोल। अगर चारों CH3 हैं तो चारों 4 के 4 एल्काइल ग्रुप है CH3। इन दिस केस नेम ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज टेट्रा मिथाइल ग्लाइकोल, टेट्रा मिथाइल ग्लाइकोल। तो अब यहां पर होता ये है कि जो बेयर्स रिएजेंट होता है वो इसी कलर का होता है, यानी करीब करीब वॉयलेट कलर का होता है। ठीक है। या तो ये वॉयलेट कलर का होता है या इस कलर का होता है, एग्जैक्ट वॉयलेट भी नहीं होता है। जिस कलर से फॉन्ट है इसी कलर का होता है KMnO4। और KMnO4 जब एल्कीन से रिएक्ट करता है तो यानी KMnO4 का मतलब बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट जब एल्कीन से रिएक्ट करके ग्लाइकोल फॉर्म करता है तो बेयर्स रिएजेंट का जो ये वाला कलर है वो डिसअपियर होकर लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह के कलर, यानी ये वाला कलर होता है और ये वाला कलर इस कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने फॉन्ट भी उसी तरह के लिए हैं। अगर आपको कोई पूछे KMnO4 का कलर तो ये रहा। बेयर्स रिएजेंट का जो कलर है वो इस तरह से है, नियरली वॉयलेट कलर है और फिर वॉयलेट ब्राउन बोल सकते हैं इसको। ठीक है। अब क्या होगा? जब वो रिएक्ट करेगा तो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें हम जब बेयर्स रिएजेंट डालते हैं तो उसका डीकलराइजेशन हो जाता है, लाइट पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जैक्ट बोलूं तो लाइट पिंक में हो जाता है। बुक में पता नहीं क्यों डीकलराइजेशन लिखा हुआ है पर वो एकदम लाइट पिंक कलर का हो जाता है। तो डार्क कलर का होता है और फिर बाद में लाइट पिंक हो जाता है तो उसको डीकलराइजेशन के रखा है। तो बेयर्स रिएजेंट भी अनसैचुरेशन का टेस्ट है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था अनसैचुरेशन का टेस्ट ब्रोमीन सॉल्यूशन भी है। Br2 इन CCl4 रेडिश ब्राउन कलर का है। मेरे पास CCl4 है, उसमें मैंने Br2 डाल दिया, रेडिश ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बन गया। उसमें एल्कीन या एल्काइन डाल दिया, कोई अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दिया तो रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया। तो मैं बोलूंगा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसमें अनसैचुरेशन है, इस वजह से ऐसा हुआ। तो ये का ये फंडा, ये का ये स्टेटमेंट इसके लिए भी एप्लीकेबल है कि ऐसा कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर हम बेयर्स रिएजेंट डालें और बेयर्स रिएजेंट का कलर डिसअपियर हो जाए या बिल्कुल लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाए तो हम बोलेंगे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अनसैचुरेशन है, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये हुआ हमारा। अच्छा, ओजोनलाइसिस से पहले मैं ओजोनलाइसिस बाद में डिस्कस करूंगा। पहले इसका एक और है, अगर हम एल्कीन्स का जो ऑक्सीडेशन है, एल्कीन्स के ऑक्सीडेशन की बात कर लूं तो एल्कीन के ऑक्सीडेशन दो होते हैं। एक तो आपने बेयर्स रिएजेंट वाला देखा जिसमें एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और दो और जुड़े। लेकिन अगर मैं एसिडिक KMnO4 या बेसिक KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2 से एल्कीन को हीट करता हूं तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिलते हैं। ये रिएक्शन थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है पर फिर भी हम डिस्कस कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसमें क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, कुछ एग्जांपल से ही समझा पाऊंगा मैं इसको, कुछ एग्जांपल से ही मैं समझा पाऊंगा। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक मिनट। ठीक है, चलो, ये ओजोनलाइसिस नहीं है, ओजोनलाइसिस हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। अभी पहले ये समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास CH3 CH, कुछ एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो हम ले रहे हैं एसिडिक KMnO4 या फिर एसिडिक K2Cr2 और हीट कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, यहां पर ये जहां से डबल बॉन्ड है उसके वहां से इसके दो टुकड़े कर दो, उसके क्या कर दो, दो टुकड़े कर दो। दो टुकड़े करते ही आप देख लो दो फ्रेगमेंट हो गए, CH3CH और CH3CH।
ठीक है। और अब यहां पर ये बन जाता है 2CH3COOH, मतलब लोअर कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बनते हैं। जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां से मॉलिक्यूल के दो टुकड़े कर दो, कर दिए दो टुकड़े। अब ये इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। इसमें भी कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। तो ये 2 कार्बन का एसिड बनेगा, तो ये 2 कार्बन का कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बन जाएगा CH3COOH। ये भी 2 कार्बन का कार्बो ऑक्सिलिक एसिड बन जाएगा CH3COOH। ये रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब अगर मैंने एक और एग्जांपल लूं, मैंने लिया CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3। अब इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में वापस मैंने क्या कहा, यहां से ये टूटेगा, ये टूटेगा तो एक तरफ तो है 3 कार्बन वाला, एक तरफ तो है ये 3 कार्बन, एक तरफ तो 3 कार्बन वाला फ्रेगमेंट है और दूसरी तरफ 2 कार्बन वाला फ्रेगमेंट है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? तो यहां पर एक तो 3 कार्बन वाला कार्बो ऑक्सिलिक एसिड यानी प्रोपेनोइक एसिड और एक 2 कार्बन वाला एसिड इथेनोइक एसिड बनेगा, जो अभी प्रेजेंट 11 में है। तो इस रिएक्शन को मैंने नोट किया, टीचर कम ही पूछते हैं, ठीक है। CH3CH2COOH और CH3 इस तरह से बनेगा। लेकिन अब इसमें और एग्जांपल देखें हम, अगर ये ऐसा है CH3CH3, अब यहां ये आ गया बेटा, अगर ये बन गया, ये है, तो यहां पर ये टूटेगा। अब यहां पर 3 कार्बन का एसिड नहीं बनेगा क्योंकि यहां कार्बन बीच में है इस कार्बन पे। तो जब दोनों एल्काइल ग्रुप हो इधर, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि अब इसके पास ऑलरेडी ये जो रेड वाले कार्बन है, इस रेड वाले कार्बन की 2 वैलेंसी ऑलरेडी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड है। तो ये कार्बन बीच में आ गया, रेड वाला कार्बन हमारा बीच में आ गया। तो रेड वाला कार्बन जब बीच में आ जाएगा तो कीटोन बनेगा, कीटोन बनेगा। और यहां पर तो ये साइड में ही है, तो ये 2 कार्बन का CH3COOH बनेगा। तो हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर आपके पास ये आ गया, अब आप खुद ही प्रिडिक्ट करो कि इसका कंपाउंड, अगर मैं इसका एसिडिक KMnO4 के साथ, एसिडिक KMnO4 के साथ इसको मैं हीट करता हूं, एसिडिक KMnO4 के साथ अगर मैं इसको हीट करता हूं तो क्या बनेगा? तो देखो यहां से ये हटेगा, ठीक है। तो एक बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O, क्योंकि अब क्या हो गया, ये जो हमारा ये जो दोनों रेड कार्बन है वो 2 एल्काइल ग्रुप्स के बीच में है। रेड कार्बन मतलब अनसेचुरेटेड कार्बन। तो ये जो रेड कार्बन है, अनसेचुरेटेड कार्बन की दोनों वैलेंसी जब एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो तो कीटोन बनेंगे, क्योंकि बीच में है ये, ठीक है। और इधर क्या बन जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड O CH2CH3। तो ये रेड वाला कार्बन है और ये जो है एल्काइल ग्रुप, ये तो यही वाले हैं। एक तरफ मिथाइल था, ये रहा, एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ क्या है? इथाइल है, ठीक है। तो ये बन जाता है, तो कीटोन बनेंगे। अब इसमें एक फाइनल एग्जांपल और दे रहा हूं मैं। इसमें आप इस तरह से देखो, अगर ये वाला मॉलिक्यूल है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो अब इस केस में क्या होगा? ये टूटेगा, ये 2 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। यहां क्या बन जाएगा? ये 2 कार्बन वाला एसिड, और प्लस यहां पर क्या बन जाएगा? 1 कार्बन वाला एसिड। क्योंकि मैंने क्या कहा, ये जो अनसेचुरेटेड कार्बन है, ये जो अनसेचुरेटेड कार्बन है, अगर ये अनसेचुरेटेड कार्बन पर दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, ठीक है, तो कीटोन, एक एल्काइल ग्रुप है तो CH3COOH। अब यहां तो दोनों हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन ये आ गया, एक इधर आ गया, ठीक है। अब ध्यान दो बेटा, फॉर्मिक एसिड है, लेकिन फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो एसिडिक KMnO4 से और एसिडिक K2SO7 से, ये जो फॉर्मिक एसिड है ये वापस फर्दर ऑक्सीडाइज होकर CO2 प्लस H2O में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर्मिक एसिड जो होता है मिथेनोइक एसिड है, फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड जो है ये फर्दर वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? CO2 और H2O में। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर 1 कार्बन वाला एसिड बन रहा है, मिथेनोइक एसिड बन रहा है, फॉर्मिक एसिड बन रहा है, तो हम फिर फॉर्मिक एसिड नहीं लिखकर उसकी जगह हम CO2 प्लस H2O लिखेंगे, क्योंकि वो वापस फर्दर ऑक्सीडाइज होकर और CO2 और H2O बना देता है, ठीक है। तो एक रिएक्शन मैं आपको देता हूं, इसका प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करो। CH3
CH2, चलो ये वाला ले लेते हैं। तो अब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, तो अब इसका प्रोडक्ट जो बनेगा इसको हटाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, इस रेड वाले अनसेचुरेटेड कार्बन पर दोनों एल्काइल ग्रुप हैं, तो ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। जब रेड वाले कार्बन पर sp2 कार्बन पर अनसेचुरेटेड कार्बन पर रेड वाले कार्बन पर दोनों एल्काइल ग्रुप हैं तो कीटोन, और यहां पर दोनों हाइड्रोजन है तो फॉर्मिक एसिड। लेकिन फॉर्मिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाए, अब ये तो बना तो फॉर्मिक एसिड में, लेकिन ये फॉर्मिक एसिड बाद में और आगे फर्दर ऑक्सीडाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO2 और H2O में, तो ये बन जाता है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव पर्पज से है। अब ओजोनोलिसिस भी डिस्कस कर ही लेता हूं, टाइम है। तो ओजोनोलिसिस बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके 12th एग्जाम्स में भी आएगी, ठीक है। तो ओजोनोलिसिस के अंदर क्या होता है, देखो ओजोनोलिसिस जो होता है वो O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक होता है और फिर वाटर लेते हैं, तो ये इसका रिएजेंट है। ओजोनोलिसिस से नाम से क्लियर है कि रिएक्शन विद ओजोन। मैं आपको ओजोनोलिसिस की यहां पर शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, ठीक है। ओजोनोलिसिस की मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं। तो बेसिकली ओजोनोलिसिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर होने वाली रिएक्शन है, यानी अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड एल्कीन और एल्काइंस पर होने वाली रिएक्शन है ये। तो इसको हम, इसके अंदर क्या है, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये है कि ये डबल बॉन्ड पे भी होगी और ट्रिपल बॉन्ड पे भी होगी। इसका पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। ये यहां पर आप देखना, जो भी एल्कीन है उसका जो डबल बॉन्ड है, वहां से ये दो टुकड़ों में टूटेगा, वहां से ये दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। चाहे एल्काइन पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगी। अब जब हम इसका ओजोनोलिसिस कर रहे हैं, यानी इसको इससे ट्रीट कर रहे हैं या फिर इसको ट्रीट करेंगे, तो आप क्या करोगे, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां से इसके दो टुकड़े कर दोगे। दो टुकड़े कर दिए, ये रहा, हमने दो टुकड़े कर दिए बेटा, इसके दो हिस्से कर दिए, लगा दिया कट, तो लगा दिया कट लगाते ही दो टुकड़े, ठीक। यहां पर भी ओ लगा दो और यहां पर भी ओ लगा दो। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं, यहां से दो हिस्से हो गए, कट लगा दिया, दोनों कार्बन, ठीक, इस की वजह से दो टुकड़ों में बदल गए, ठीक। अब यहां पर भी C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहां पर भी C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। यहां पर देख रहे हो आप कितने बॉन्ड टूट रहे हैं, दो बॉन्ड टूट रहे हैं। यहां पर भी ध्यान से कट लगाना है, और कट लगाते वक्त हमको क्या करना है, दो ही बॉन्ड तोड़ रहे हैं इसके, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। तो ओजोनोलिसिस हुआ ये। तो ये इधर वाला तो एल्कीन, इधर वाला जो ओजोनोलिसिस हुआ ये एल्कीन का है, ये एल्काइन का है। तो एल्काइन का ओजोनोलिसिस इस तरह से होता है। मैंने ये शॉर्ट ट्रिक बताई है, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से करते हैं हम इसको, क्योंकि इसकी शॉर्ट ट्रिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको क्वेश्चन जो आते हैं वो सारे इस शॉर्ट ट्रिक से हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया, अपन को ओजोनोलिसिस करने, इसका ओजोनोलिसिस करने को आया, ठीक है। तो इसका ओजोनोलिसिस करने को आया, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, ठीक है, मतलब ये हुआ। अब इसका ओजोनोलिसिस हुआ तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हिट होगा। अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पर हिट हुआ तो ये दो टुकड़े बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब यहां पर भी क्या आ गया, डबल बॉन्ड O, यहां पर भी क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। तो कुल मिला के क्या हुआ, कुल मिला के ये हुआ कि हमने क्या किया, हमने यहां से ये डबल बॉन्ड तोड़ दिया और यहां पे भी डबल बॉन्ड, अभी इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O लगा दिया, इस कार्बन पे भी डबल बॉन्ड O लगा दिया। समझ आ गया। प्रोडक्ट निकालना सिखा रहा हूं अभी मैं। ये देखो, ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो यहां से हमने इसको तोड़ दिया, यहां से जब हम इसको हटा देंगे तो ये दोनों कार्बन फ्री हो गए। इस कार्बन पे भी C डबल बॉन्ड O लगाना है, इस कार्बन पे भी ऑक्सीजन लगा दो, इस कार्बन पे भी
ऑक्सीजन लगा दो, ठीक है, जैसे ये लगा दिया मैंने। अब मेन हमको यही ध्यान रखना है। अब ये बन गया, ये क्या है, HCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड मिथेनल एल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया, मिथेनल बन गया, एल्डिहाइड बन गया। अगर मैं इसकी जगह ये ले लूं अगर मैं इसकी जगह ये ले लिया मैंने CH3 प्रोपीन ले लिया। अब प्रोपीन का ओजोन लिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये प्रोपीन का ओजोन लिसिस किया CH3, तो अब वही वाली बात है, यहां CH3 आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा CH3CHO, ये क्या बन जाएगा CH3CHO प्लस HCHO, प्रोपेनल प्लस इथेनल। तो हम इस तरह से मॉलिक्यूल के सीधे डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालेंगे। यानी मेरे पास जैसे अब मेरे को हमको ये गिवन है CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, आप खुद प्रिडिक्ट करो क्या बनेगा ओजोन लिसिस में, जिंक इन प्रेजेंस वाटर, ठीक है, तो ये कट यहां से लगेगा, ठीक। तो अब CH3, तो हमारे पास दो फ्रेगमेंट मिलेंगे, CH3CH और इधर दूसरा CH3CH, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी ऑक्सीजन लगा दो, यहां पर भी ऑक्सीजन लगा दो और बीच में प्लस लगा दो, ठीक। अगर मैं इसको स्ट्रक्चर वाइज एक्सप्लेन करूं तो ये हो जाएगा, ये ब्यूटीन हो गया, ब्यूटुइन हो गया। अब यहां से अगर कट लगा तो ये दो हिस्से बन गए, एक हिस्सा बन गया CH3CH और दूसरा भी बन गया CH3H। अब ये देखो तो ये डबल बॉन्ड O प्लस डबल बॉन्ड O CH3CHO। तो हम एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब हमको मालूम है ये दो CH3CHO बन गए, 2 एसिड एल्डिहाइड बन गए, CH3CHO को एसिड एल्डिहाइड कहते हैं, CH3CHO का IUPAC नेम इथेनॉल है तो वो कॉमन नेम है एसिड एल्डिहाइड, तो 2 CH3CHO लिखेंगे प्लस ZNO लिखेंगे, क्योंकि 3 ऑक्सीजन थे तो एक ऑक्सीजन कहां गया, जिंक के साथ कंबाइन कर गया, ठीक है। O3 है तो 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, वाटर की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, ठीक है। O3 है तो ऑक्सीजन आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन ये रहे और 1 ऑक्सीजन जिंक के साथ है, तो ये हो जाएगा बेटा। अब इसी तरह से अगर मैंने ये वाला मॉलिक्यूल ले रखा है CH3CH डबल बॉन्ड CH3, अब यहां पर ये वाला मॉलिक्यूल है और इसका ओजोन लिसिस करूंगा मैं, तो सिंपल सा अब यहां से ये हटा दो तो एक तो बन जाएगा CH3CHO, ठीक है, O3 इन प्रेजेंस जिंक प्लस H2O, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक तो बन जाएगा ये वाला हिस्सा CH3CHO प्लस दूसरा बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, दूसरा बन जाएगा CH3CO CH3। यानी अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये है मेरे पास CH3CHO। देखो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बनाना भी आना चाहिए, बॉन्डिंग क्लियर होनी चाहिए आपकी, किसके साथ, टीचर के साथ भी और केमिस्ट्री के साथ भी और केमिस्ट्री के बुक्स के साथ भी। ये बन गया प्रोपेनॉन, ये बन गया इथेनॉल। और अगर यहां पर भी यही होता तो फिर यहां पर क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल। अब हम उस केस में सीधा क्या लिखेंगे, 2 मॉलिक्यूल CH3CO CH3 प्रोपेनॉन, CH3CO CH3 को प्रोपेनॉन बोलते हैं, ये इसका कॉमन नेम एसीटोन है, बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, नेम पॉलिश रिमूवर में एसीटोन ही होता है। एनीवे तो यहां पर और हम और आगे डिस्कस करें तो इसमें जो एल्काइन की बात कर लें, जैसे एल्काइन का ये ट्रिपल बॉन्ड है, इथाइन है, तो मैंने क्या कहा इसमें खाली आप 2 बॉन्ड टूटेंगे, ठीक है। यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, O3 इन प्रेजेंस जिंक, O3 इन प्रेजेंस जिंक H2O। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, यहां पर ये C ट्रिपल बॉन्ड C था, ओजोन लिसिस हुआ तो इन दोनों के बीच में खाली 2 बॉन्ड हटेंगे, एक रह जाएगा, ठीक है। अब यहां पर इसका यहां पर भी डबल बॉन्ड O, यहां पर भी डबल बॉन्ड, दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। पहले भी यही किया था, ठीक है, लेकिन पहले डबल बॉन्ड था तो वो 2 हिस्से हो गए थे, या ट्रिपल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड यही रहेगा, ये बन गया CHO CHO
इसको ग्लाइऑक्सिल बोलते हैं, CHO, इसका IUPAC नेम हो गया इथेन डाइअल, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ CH3 ले लिया तो यहाँ CH3 आ जाएगा और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा मिथाइल ग्लाइऑक्सिल, ठीक है। और इसको लिखेंगे CH3COCHO, मिथाइल ग्लाइऑक्सिल कॉमन नेम हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा 1 2 3 2 ऑक्सो प्रोपेनल, ठीक है, 2 ऑक्सो प्रोपेनल है ना, AL। IUPAC नेम को भी कंफ्यूज मत करो, वैसे मैं पढ़ा चुका हूं, आपको आते हैं। अगर मैंने ब्यूटाइन का किया तो ये वाला मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो इस तरह से हम ओजोलिसिस को डायरेक्ट मेथड से बहुत इजीली प्रोडक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी मॉलिक्यूल लो, उसका आंसर निकाल सकते हो आप। तो अब इसमें क्या रिवर्स क्वेश्चन आते हैं। रिवर्स क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे ये है A दे दिया, आइडेंटिफाई A, तो O3 इन प्रेजेंस जिंक, तो क्या बनेगा O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो और ये दे रखा है हमको कीटोन और CH3 CH2 CHO। अब ये हमको दे दिया इसने कि ये तो बन गया प्रोपेनॉन और ये बन गया हमारे पास ब्यूटेनल। तो प्रोपेनॉन और ब्यूटेनॉन का मिक्सचर बन रहा है। तो अब ए क्या होगा, ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन 101% आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। कि आपको ओजोनोलिसिस से दो प्रोडक्ट गिवन होंगे, दो कार्बोनिल कंपाउंड गिवन होंगे, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन गिवन होंगे, और पूछा जाएगा ए क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम सब इसको रिवर्स रिएक्शन ले जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताई, जिन स्टूडेंट को समझ में आ गया तो ये रिवर्स प्रोडक्ट भी इजीली निकल जाएगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बना दो, और इसी तरह से ये भी स्ट्रक्चर बना दिया मैंने इस तरह से, और यहां H है। ये दोनों आमने सामने ले लिए, ये दोनों आमने सामने लेके O2 निकाल लो। क्या कर लो, O2 निकाल लो, ये हटा दो। अब मैंने जब ये हटा दिया तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा ये वाला और फिर ये ब्लैक वाला फ्रेगमेंट, ये बचा। अब ये दोनों आमने सामने हैं, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, तो मेरे पास क्या बन गया, ये वाला कंपाउंड बन गया। अब इसकी नेमिंग लिखो तो 1 2 3 4 5 6, ये बन गया 2 मिथाइल हेक्स 2इन, ये बन गया बेटा 2 मिथाइल हेक्स 2इन, ठीक है। और तो इस तरह से रिवर्स प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। अगर यही आपको इस तरह से आ गया कि यहां पर सपोज करो CH3 लगा हुआ है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब इसके अंदर भी क्या होगा, ये प्रोपेनॉन हो गया और ये दे दिया 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ठीक है। तो 3 मिथाइल ब्यूटेनल है, तो ये हो गया हमारा CHO, ठीक है। और 1 2 3, ये रहा 1 2 3 3 कार्बन पर CH3, ये हो गया ना 1 2 3, तो 1 2 3 4 थर्ड कार्बन पर मिथाइल है, तो ये थर्ड कार्बन पर मिथाइल आ गया, ठीक है। अब आप ये दोनों O2 ये इस तरह से वापस लिख लिया, आमने सामने लिख लिया, इसको आमने सामने लिखकर, और ये O2 निकाल लिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये O2 निकल गया, तो बस वही वाली बात हो गई, ठीक है। अब ये आमने सामने लिखेंगे और ये O2 निकाल लेंगे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट इस तरह से CH3 ठीक है, और ये डबल बॉन्ड CH CH2 CH
CH3 और CH3 बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 2 पर मिथाइल है और 5 पर मिथाइल है, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा 2,5 डाई मिथाइल हेक्स 2ईन। तो इस तरह से आपको जो भी प्रोडक्ट दे रखा हो उस प्रोडक्ट के स्ट्रक्चर बनाने आने चाहिए, और उन दोनों के C डबल बॉन्ड हो आमने सामने ले लो, और उन दोनों के C डबल बॉन्ड हो आमने सामने लेके और प्रोडक्ट बना लो। यानी आपको इस तरह से लिखना आना चाहिए कि जैसे ये C डबल बॉन्ड O है, ये C डबल बॉन्ड O है, बनते तो यही है आप, और ये दो ये इसकी ये जो वैलेंसीज हैं ये कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अलग अलग जगह ये अलग अलग होगी। अब आपको क्या करना है, इस तरह से लिखकर और ये कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये यहां पर ये हो जाएगा बेटा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इस केस में रिवर्स प्रोडक्ट ये बनेगा। तो इस तरह से हम ओजोन लिसिस के प्रोडक्ट से रिएक्टेंट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और उससे हमको डबल बॉन्ड की पोजीशन भी मालूम पड़ जाएगी कि डबल बॉन्ड कहां है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन बाद में मैं कुछ एक क्लास और लूंगा जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, तो ओजोन लिसिस के कुछ और क्वेश्चंस करा दूंगा मैं। ठीक है, अब ये आता है फाइनल रिएक्शन है, 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर बहुत सारे मोनोमर्स आपस में जुड़कर पॉलीमर बनाते हैं। पॉलीमराइजेशन के बारे में हम 12th में अलग से डिस्कस करेंगे कि 12th में पूरा चैप्टर है पॉलीमर। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जैसे ये आपने पॉलीथीन का नाम सुना है, सबने सुना है पॉलीथीन का नाम, तो ये इथीन है बेटा, ये इथीन है। अब हम इथीन को क्या करते हैं, ये इथीन हो गया। अब इथीन का N मॉलिक्यूल इथीन है, ये देखो N मॉलिक्यूल इथीन है। जब हम इन N मॉलिक्यूल इथीन को पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पर्टिकुलर कंडीशन कैटलिस्ट की जिगलर नाटा कैटलिस्ट लेते हैं, जिस TiCl4 प्लस AlCH3 होल थ्राइस ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम और TiCl3, इसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसकी प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं 8 to 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, 8 से 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब इसको हीट करते हैं, तो ये जो इथीन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़कर और पॉलीथीन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, पॉलीथीन बना लेते हैं। ये याद रखना, जिगलर नाटा कैटलिस्ट बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कॉम्पिटिटिव में, TiCl4 AlCH3 होल थ्राइस। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, ये तो हो गया हमारा मोनोमर, ये तो हो गया हमारा मोनोमर, और ये बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़कर क्या बना देते हैं, पॉलीमर। पॉलीमर एक मैक्रोमोलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे मोनोमर आपस में जुड़ते हैं। जैसे कोई दीवार बनती है, कोई बिल्डिंग बनती है, तो ईंट्स जो होती है, ब्रिक जो हो गई, वो तो हो गई मोनोमर, और सारी ब्रिक्स जुड़कर एक बहुत बड़ी वॉल बन जाती है। उसी तरह से बहुत सारे ये मोनोमर आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसको हम पॉलीमर कहते हैं। तो यहाँ पर ये सारे मोनोमर हैं, बोर्ड पे ध्यान देना बेटा। अब यहां पर ये पाई बॉन्ड टूटा, आगे बना, ये पाई बॉन्ड टूटा, आगे बना, ये पाई बॉन्ड टूटा, आगे बना, ये पाई बॉन्ड टूटा, आगे बना। इस तरह से ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन। ठीक है, तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एल्कीन देता है जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब अगर सपोज करो इस मोनोमर में यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर यहां पर क्या है, Cl है, अगर यहां पर Cl है तो ये Cl आ जाएगा, और इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, विनाइल क्लोराइड कहते हैं, विनाइल क्लोराइड कहते हैं। तो ये बन जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको PVC बोलते हैं, जिसके PVC पाइप बनते हैं, यानी यहां ये Cl आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से ये PVC बन गया, PVC पाइप्स। तो ये भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब विनाइल क्लोराइड को हीट करते हैं, तो जहां पे भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो जनरली पेरोक्साइड की प्रेजेंस में पॉलीमराइज हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर CH3 है, कोई भी ग्रुप है, मेरे कहने का मतलब वो यहाँ ग्रुप आ जाएगा, और विनाइल
ये विनाइल ग्रुप हो गया, तो इसको बोलेंगे विनाइलिक पॉलीमर। ये कौन सा ग्रुप है? विनाइल ग्रुप है। मैंने आपको क्लियर कर रखा है, ये विनाइल ग्रुप है बेटा, ये विनाइल ग्रुप है। और जब विनाइल ग्रुप, और ये कोई भी जैसे Cl है तो विनाइल क्लोराइड, OH है तो विनाइल अल्कोहल, तो इसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, तो ये विनाइलिक पॉलीमर बनेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं विनाइलिक पॉलीमर। पर ये सारा डिटेल डिस्कशन 12th में है। या तो खाली ये दे रखा है कि एल्कीन में, अगर एल्कीन को अगर हम पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो हमको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देता है। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में आगे एल्काइन स्टार्ट करूंगा। ये एनसीईआरटी के हिसाब से एल्कीन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच माय डियर।